हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EHI2 हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्लीस्ट टाइम्स टू 8th सेंचुरी AD के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9। कंपेयर द मेन फीचर्स ऑफ द गंधारा एंड मथुरा स्कूल्स ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें गंधरा और मथुरा दोनों प्रमुख शिल्प कला के केंद्रों की तुलना करनी है। दोनों का उत्पत्ति स्थल, कला की शैली, प्रयोग किए गए पत्थर, विषय और प्रभाव बताने हैं। सिर्फ अलग अलग वर्णन नहीं बल्कि मुख्य समानता और अंतर पे फोकस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। गंधरा और मथुरा शिल्प शैलियाँ प्राचीन भारत की 2 सबसे प्रसिद्ध कला परंपरा थी जो विशेषकर कुशन काल 1st to 4th सेंचुरी CE में फली फूली। गंधरा कला उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों, आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में विकसित हुई, जबकि मथुरा कला उत्तर भारत, मथुरा, UP में अपनी पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ती रही। गंधरा शैली पर ग्रीक रोमन कला का गहरा प्रभाव था, जबकि मथुरा शैली ने असली भारतीय रूप को बनाए रखा। इस जवाब में हम दोनों का मूल, विशेषता, विषय और प्रभाव देखकर उनकी तुलना करेंगे। मेन बॉडी। 1। उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। गंधारा स्कूल। गंधरा क्षेत्र पेशावर घाटी, स्वॉट घाटी, टैक्सिला में जन्मा। कुशन शासक खासकर कनिष्का के समय ये अपने चरम पर पहुंची। इंडो ग्रीक संपर्क से ग्रीको रोमन कला का प्रभाव मिला। मथुरा स्कूल। मथुरा नगर में विकसित, जो मौर्य और शुंगा काल की कला का प्राकृतिक विकास था। कुशन शासकों हुविष्का और कनिष्का के समय ये अपने शिखर पर पहुंची। उदाहरण। गंधरा में बुद्ध को रोमन तोगा जैसे वस्त्र में दिखाया गया, जबकि मथुरा में बुद्ध अक्सर पतली वस्त्रावली या कभी कभी ऊपर से नंगे बदन दिखते हैं। 2। सामग्री और तकनीक। गंधारा ग्रे शिस्ट स्टोन का उपयोग, जो फाइन डिटेलिंग के लिए अच्छा था पर थोड़ा ठंडा लुक देता था। कार्विंग गहरी होती थी और अकर नेचुरल लगते थे। मथुरा लाल बलुआ पत्थर का उपयोग, जिसमें मजबूत और गर्म फिनिश होती थी। फिगर्स बोल्ड और डायनामिक लगते थे। 3। शैली की विशेषता। गंधारा ग्रीक रोमन प्रभाव, कर्ली बाल, घेरे वस्त्र के फोल्ड्स, रियलिस्टिक शरीर, शांत और ध्यानमय चेहरे, नेचुरलिस्टिक डिटेलिंग और डेप्थ। मथुरा भारतीय लक्षण, मोटे कंधे, मजबूत हाथ पैर, मुस्कुराते चेहरे, अधिक प्रतीकात्मक रूप न कि नेचुरलिस्टिक। हेलो फूल पट्टी के डिजाइन और प्रतीकों का अधिक उपयोग। 4। विषय और धार्मिक संदर्भ। गंधारा मुख्य रूप से बौद्ध, बुद्ध के जीवन के घटना, बोधिसत्व, जातक कथाएं। मथुरा बौद्ध, जैन और हिंदू, बुद्ध के साथ यक्ष, तीर्थंकर, विष्णु, शिवा के प्रतिमाएं भी बनाई गई। कंक्लूजन। गंधरा और मथुरा दोनों शैलियां भारत की समृद्ध कला की प्रतीक है। गंधरा कला में विदेशी और स्थानीय कला का सुंदर संगम है, जबकि मथुरा कला असली भारतीय परंपरा की निरंतर धारा को दर्शाती है। दोनों ने मिलकर धार्मिक प्रतिमा शिल्प को नए रूप दिए, जो आगे जाके पूरे भारत में प्रभावित हुए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. What were the causes of the rise of Magadha? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें उन सभी कारणों को समझाना है जो मगध को प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राज्य बनाने में मददगार रहे। इसमें हमें भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण के साथ साथ नेताओं की योग्य नेतृत्व क्षमता पर भी बात करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मगध, जो आज के बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में स्थित था, 6th शताब्दी BCE में एक प्रमुख महाजनपद के रूप में उभार कर आया। ये स्थिति किसी एक कारण से नहीं, बल्कि भौगोलिक सुविधा, प्राकृतिक संपदा, प्रबल शासकों और मजबूत प्रशासन के संगम का परिणाम था। बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे शासकों ने इसके विकास की नींव राखी, जो आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का आधार बना। मेन बॉडी। 1। भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति। मगध गंगा और सोन नदियों के बीच स्थित था, जिससे खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी मिलती थी। नदियां प्राकृतिक सुरक्षा के साथ साथ व्यापार और यात्रा के लिए भी सुविधा देती थी।
छोटनागपुर के पहाड़ों से करीब होने के कारण लोहे की खनन आसान थी, जो हथियार बनाने में काम आती थी। ये स्थान पूर्वी और उत्तर भारत के व्यापारिक मार्गों पर होने के कारण आर्थिक रूप से भी फायदेमंद था। 2. आर्थिक समृद्धि और संपदा। उपजाऊ जमीन पर प्रचुर खेती होने से अनाज की कमी नहीं होती थी, जो सेना और जनसंख्या के लिए जरूरी था। लोहे के भंडार से सैनिक शक्ति बढ़ती थी। वन संपदा से लकड़ी और हाथी मिलते थे, जो युद्ध में महत्वपूर्ण थे। व्यापार और कर व्यवस्था से राज्य को अच्छी आमदनी होती थी। 3. मजबूत और महत्वाकांक्षी शासक। बिंबिसारा ने युद्ध और विवाह संबंधों से राज्य को विस्तार दिया, प्रशासन को मजबूत किया। अजातशत्रु ने कोसला और वृद्धि जैसे राज्यों को हरा कर अपना प्रभाव बढ़ाया, नए युद्ध यंत्र का प्रयोग किया। शिशुनागा और महापद्मा नंदा जैसे शासकों ने मगध को और विस्तार दिया। इन शासकों ने रणनीति, सैनिक शक्ति और राजनीतिक चतुराई का समुचित उपयोग किया। 4. प्रशासन और सैनिक शक्ति। क्षेत्रों का विभाजन करके प्रशासन व्यवस्थित किया गया। एक मजबूत स्थायी सेना थी जिसमें हाथी का प्रमुख उपयोग होता था। रजागृह और पाटलिपुत्र जैसे मजबूत राजधानी किले थे। युद्ध में कैटपल्ट और सीज इंजन्स जैसे तकनीकों का उपयोग होता था। 5. राजनीतिक और सांस्कृतिक कारण। मगध जीते हुए राज्यों को सम्मिलित करता था, उन्हें नाश नहीं करता था, जिससे स्थिरता बनी रहती थी। ये ज्ञान का केंद्र बन गया था, जहां विद्वान आकर बसते थे। बौद्ध और जैन धर्म को समर्थन देने से सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ा। कंक्लूजन। मगध के उदय के पीछे अनेक कारण एक साथ काम कर रहे थे। उपजाऊ भूमि, खनिज संपदा, रणनीतिक स्थान, योग्य शासक, मजबूत सेना और कुशल प्रशासन। इन्हीं के बल पर मगध अपने समय का सबसे शक्तिशाली राज्य बना और आगे चलकर यही मौर्य साम्राज्य के निर्माण का आधार बना। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Discuss the origin and economic implications of land grants in the post-Gupta period. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पहले ये बताना है कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में भूमि दान की प्रथा कैसे शुरू हुई और क्यों हुई। उसके बाद हमें इसका आर्थिक प्रभाव समझाना है, जैसे खेती, व्यापार, कर व्यवस्था और समग्र अर्थव्यवस्था पर इसका असर। इसमें ऐतिहासिक बैकग्राउंड और इम्पैक्ट एनालिसिस दोनों देना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। भूमि दान की प्रथा पुराने समय से चलती आ रही थी, लेकिन पोस्ट गुप्ता पीरियड 6 to 8 सेंचुरी सी में ये बहुत ज्यादा बढ़ गई। राजे महाराजे ब्राह्मण, धार्मिक संस्था, अधिकारी और कभी कभी सैनिकों को भूमि देते थे। यह ग्रांट्स आमतौर पर तांबे की पत्रों पर लिखे जाते थे और कभी कभी उनके साथ कर और प्रशासन के अधिकार भी दिए जाते थे। इस प्रथा का संबंध राजनीतिक कमजोरी, नए खेती क्षेत्रों के विकास और धार्मिक दान से था। इतिहासकार आर.एस. शर्मा ने इसे शहरों के पतन और अर्थव्यवस्था के फ्यूडल रूप में बदलने से जोड़ा है। मेन बॉडी। 1. भूमि दान की शुरुआत, पोस्ट गुप्ता पीरियड। पहले की परंपरा। सातवाहन और गुप्ता काल में भी कभी कभी भूमि दान होता था, ज्यादातर धार्मिक उद्देश्य से। पोस्ट गुप्ता में वृद्धि। गुप्ता शक्ति के कम होने के बाद छोटे राजे अपनी शक्ति लज्जित करने के लिए ब्राह्मण और मंदिरों को भूमि देने लगे। धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्य। भूमि देने से पुण्य मिलता था और ब्राह्मण समाज का समर्थन भी मिलता था। पुरातत्व सबूत। बंगाल, उड़ीसा और मध्य भारत से तांबे के पत्रों पर लिखे हुए भूमि दान मिलते हैं। 2. भूमि दान के प्रकार। ब्रह्मदेय, ब्राह्मण को दिया गया भूमि दान, जो आमतौर पर कर मुक्त होता था। देवदाना, मंदिर या मठ को दिया गया भूमि दान। अग्रहारा, गांव जो ब्राह्मण को दिया गया और जहां राजा का हस्ताक्षेप नहीं होता था। सेवा के बदले ग्रांट्स। अधिकारी और सैनिकों को सेवा के बदले भूमि दी जाती थी। 3. आर्थिक प्रभाव। ए. कृषि पर असर। नए क्षेत्रों में खेती को बढ़ावा मिला, खासकर जंगल या बंजर जमीन पर। नए फसलों और खेती की तकनीकों का प्रवेश हुआ। कर मुक्त भूमि होने से राज्य की आमदनी कम हो गई। बी. व्यापार और शहरों का पतन। राजस्व का एक हिस्सा मंदिरों और मठों को जाने लगा, जिससे व्यापार में निवेश कम हुआ। अर्थव्यवस्था ज्यादा कृषि केंद्रित और स्थानीय बन गई। आर.एस. शर्मा इससे शहरों का पतन और भारतीय फ्यूडलिज्म से जोड़ते हैं। सी. स्वयं पूर्ण गांव। भूमि दान वाले गांव अपने आप में पूर्ण आर्थिक इकाई बन गए। ज्यादातर आवश्यकताएं स्थानीय स्तर पर पूरी होती थी, दूर के व्यापार की जरूरत कम हो गई। डी. राजस्व व्यवस्था में बदलाव।
राज्य का सीधा नियंत्रण कम हो गया। दान प्राप्त व्यक्ति स्वयं कर वसूल करते थे, जिससे राजा की शक्ति कमजोर हुई। 4. सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। आर्थिक संदर्भ में ब्राह्मण और धार्मिक वर्ग का सामाजिक आर्थिक एस्टिएचा मजबूत हुआ। रूलर और किसानों के बीच एक मध्यस्थी वर्ग का विकास हुआ। कई जगह ये भूमि वंशानुक्रम में होने लगी, जिससे फ्यूडल व्यवस्था बनी। कंक्लूजन। पोस्ट गुप्ता काल में भूमि दान ने भारत के आर्थिक इतिहास में एक नया मोड़ दिया। इसने एक तरफ खेती का विकास और धर्म को समर्थन दिया, लेकिन दूसरी तरफ राज्य की आमदनी घटाई, व्यापार को कमजोर किया और फ्यूडल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। ये प्रक्रिया एक कृषि केंद्रित, स्वयंपूर्ण समाज बनाने में मददगार रही, लेकिन शहरों की ऊर्जा को कम कर दिया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. Write a note on the growth of Tamil language and literature during the ancient period. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें तमिल भाषा और साहित्य के विकास के बारे में बताना है। हमें इसका प्राचीन इतिहास, प्रमुख साहित्यिक रचनाएं, संस्कृति का प्रभाव और इसमें योगदान देने वाले कवियों, राजवंशों और आंदोलनों का जिक्र करना होगा। संगम साहित्य, भक्ति युग के साहित्य और नैतिक ग्रंथों पर भी बात करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। तमिल दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक है, जो द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से संबंधित है। इसका इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है, जिसमें समृद्ध ओरल और लिखित साहित्य की परंपरा मिलती है। तमिल साहित्य प्राचीन समाज के सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन का दर्पण है। इसका पहला युग संगम काल से जाता है, जिसके बाद भक्ति और नैतिक साहित्य का विकास हुआ। इस आंसर में हम तमिल भाषा और साहित्य के प्राचीन विकास का अध्ययन करेंगे। मेन बॉडी। 1. उद्भव और प्रारंभिक विकास। तमिल द्रविडियन भाषा परिवार का हिस्सा है, जो इंडो आर्यन भाषाओं से अलग है। इसका प्राचीन रूप संगम साहित्य में मिलता है, जो 300 BCE से 300 CE के बीच लिखा गया। तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट के शिलालेख 2nd सेंचुरी BCE के मिलते हैं, जो इसकी प्राचीनता साबित करते हैं। शब्दकोश जमीन, खेती, वीरता और प्रेम से जुदा था, जो यूएस समय के समाज का दर्पण था। 2. संगम साहित्य। परिभाषा। संगम साहित्य प्राचीन तमिल कविताओं का संग्रह है, जो कवियों के सम्मेलन, संगम, में रचित हुआ। विभाजन। अतुतोगई, 8 संग्रह, और पत्थुप्पाट्टू, दासगीत। विषय। अकाम, आंतरिक प्रेम और व्यक्ति जीवन, भावनाओं, रिश्तों और अनुभवों का वर्णन। पुरम, युद्ध और सामाजिक जीवन, वीरता, उदारता, राजनीति और सामाजिक मूल्यों का चित्र। प्रमुख रचनाएं। तिरुक्कुराल, पुराननुरु, अकानानुरु, पथित्रपथु। सामाजिक झलक। व्यापार, युद्ध, शासन, धर्म और महिलाओं की भूमिका पर रोशनी डालता है। 3. पोस्ट संगम और भक्ति साहित्य। संगम काल के बाद 300 to 600 CE साहित्य में भक्ति भावना प्रमुख हो गई। शैव और वैष्णव परंपरा। नयानमार, शैव संत शिवा की स्तुति में गीत रचित किए। अलवर, वैष्णव संत विष्णु के भजन लिखे। इन्हें बाद में तेवरम और नालायरा दिव्य प्रबंधाम में संग्रहित किया गया। इसका केंद्र भगवान से प्रेम और समर्पण था। 4. नैतिक और शिक्षण साहित्य। भक्ति के अलावा तमिल साहित्य में नैतिक और शिक्षण ग्रंथ भी बने। थिरुकुरल, आराम, पौल और इनबम में विभाजित जीवन के नैतिक और राजनीतिक नियम देता है। नलडिया और आठीचूड़ी जैसे ग्रंथ आम लोगों को शिक्षा देते थे। काव्य की सुंदरता के साथ साथ ये ग्रंथ व्यवहारिक ज्ञान देते थे। 5. राजवंश और सांस्कृतिक प्रभाव। चेरा, चोला, पंड्या राजवंशों ने कवियों और विद्वानों को प्रोत्साहन दिया। साहित्य का संबंध संगीत, नृत्य और मंदिर संस्कृति से था। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान से तमिल भाषा श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैली। कंक्लूजन। तमिल भाषा और साहित्य का प्राचीन विकास समाज, धर्म और राजनीति के प्रभाव से निरंतर बढ़ता गया। संगम काल के लौकिक काव्य से लेकर भक्ति संतों के भजन तक, ये परंपरा अपने लोगों के जीवन और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आज भी ये रचनाएं अपने सार्वभौम मूल्यों और कलात्मक सुंदरता के लिए प्रासंगिक है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 13. Write short notes on any two of the following in about 100 words each. A. Polity in post-Vedic period. B. Indo-Greeks. C. Ashoka's Dhamma. D. Samudragupta. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर नोट में टॉपिक का मीनिंग, मेन फीचर्स और उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस शॉर्ट और क्लियर तरीके से लिखना है। आंसर: इंट्रोडक्शन, पोस्ट वैदिक पॉलिटी, इंडो ग्रीक्स, अशोका का धम्मा और समुद्रगुप्ता। ये 4 टॉपिक्स पुराने भारत की अलग अलग हिस्टोरिकल फेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। पोस्ट वैदिक पॉलिटी में ट्राइबल रूल से बड़े किंगडम्स का ट्रांजिशन हुआ। इंडो ग्रीक्स ने फॉरेन कल्चर का प्रभाव लाया। अशोका का धम्मा एक मोरल और एडमिनिस्ट्रेटिव फिलॉसफी थी और समुद्रगुप्ता गुप्ता काल के सबसे बड़े विजेता थे। इस आंसर में हम चारों का शॉर्ट नोट देंगे। मेन बॉडी: ए, पॉलिटी इन पोस्ट वैदिक पीरियड, ट्राइबल से स्टेट तक का बदलाव। अर्ली वैदिक युग में सभा और समिति जैसे ट्राइबल असेंबलीज चलते थे। पोस्ट वैदिक में राजन की पावर बढ़ गई और किंगशिप मजबूत हुई। टेरिटोरियल स्टेट्स का उद्गम, जनपदास बने जहां एक फिक्स्ड टेरिटरी होती थी। किंग को डिवाइन माना जाने लगा और राजसूया, अश्वमेधा जैसे रिचुअल्स इंपॉर्टेंट बने। एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव, पुरोहित, राजपुरोहित, सेनानी जैसे मंत्रियों का रोल बढ़ा। टैक्स सिस्टम आया, बाली, भगा और फोर्स्ड लेबर, विस्टी। बी, इंडो ग्रीक्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मौर्य एम्पायर के गिरने के बाद नॉर्थवेस्ट में इंडो ग्रीक रूलर्स आए, जैसे डमीट्रियस, 2nd सेंचुरी BCE। कल्चरल इम्पैक्ट, हेलेनिस्टिक आर्ट, आर्किटेक्चर और कॉइनेज भारत में लाए। कॉइन्स पर ग्रीक और खरोस थी, ब्राह्मी दोनों में इंस्क्रिप्शंस होती थी। पॉलिटिकल रोल, गंधारा, पंजाब और कुछ गंगा वैली के रीजन्स पे रूल किया। मेनंदर, मिलिंदा, बुद्धिस्ट कन्वर्ट हुए, मिलिंदा पन्हा डायलॉग्स फेमस हुए। सी, अशोकास धम्मा, नेचर, कलिंगा वॉर के बाद एम्परर अशोका ने एक मोरल कोड बनाया, धम्मा। ये कोई नई रिलीजन नहीं थी, बल्कि गुड कॉन्डक्ट के रूल्स थे। वैल्यूज, अहिंसा, जानवरों के प्रति दया, एल्डर्स का रिस्पेक्ट, सभी सेक्ट्स के प्रति टॉलरेंस, वेलफेयर वर्क्स। इम्प्लीमेंटेशन, रॉक और पिलर एडिक्ट्स के थ्रू स्प्रेड किया। धम्मा महामतास अपॉइंट किए जो मोरल वेलफेयर देखते थे। डी, समुद्रगुप्ता, बैकग्राउंड, गुप्ता डायनेस्टी के 2nd रूलर 335 to 375 CE, V.A. स्मिथ ने नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा। मिलिट्री अचीवमेंट्स, दिग्विजय और दक्षिणापता कैंपेन्स किए, एम्पायर को हिमालय से नर्मदा तक बढ़ाया। कल्चरल पैट्रोनेज, आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक को प्रमोट किया, खुद भी पोएट और म्यूजिशियन थे। गोल्ड कॉइन्स में अपने अचीवमेंट्स दिखाए। कंक्लूजन, ये 4 टॉपिक्स भारत के अलग अलग हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को दिखाते हैं: पॉलिटी का डेवलपमेंट, फॉरेन इन्फ्लुएंस, मॉरल गवर्नेंस और इंपीरियल पावर। इन्हें पढ़ने से एंशिएंट इंडिया की डाइवर्सिटी और प्रोग्रेस का क्लियर पिक्चर मिलता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information. अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।